आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरी आस में और ख़ास प्रोग्राम ख़ास फॉर्मेट में उदयपुर शहर झीलों की नगरी में। और जब बात की जाती है उदयपुर शहर की तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर अक़लियत आबादी रहती है। ख़ास बात इस शहर की ये भी है कि दौरे रियासत से अक़लियत आबादी यहाँ पर रह रही है, बहुत सारे काम कर रही है और एक अलग माहौल यहाँ पर जब भी हम आते हैं दिखाई देता है। इसलिए आज अधूरी आस की टीम ख़ास जो प्रोग्राम है वो यहाँ करने पहुँची है। हमारे साथ लगभग उदयपुर शहर के ख़ास और मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें अंजुमन कमेटी के सदर हैं तो मुस्लिम मुसाफिर खाने के जो है सेक्रेटरी हैं, और इस वक्त जब हम मौजूद हैं ये हमारा जो सेट लगा हुआ है वो भी मुस्लिम मुसाफिर खाने में लगा हुआ है। उदयपुर का ये मुस्लिम मुसाफिर खाना है, वक्फ बोर्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है। आसपास जो है पूरी आबादी जो है यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अक़लियत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अंजुमन के जो हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब बात की जाती है उदयपुर शहर की, झीलों की नगरी, गंगा जमनी तहज़ीब भी है यहाँ पर। कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पर कि माहौल बिगड़ा है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने गंगा जमनी तहज़ीब दिखाई है। जब बात की जाती है अक़लियत आबादी की तो उनके क्या मसले मसाइल हैं। आज यहाँ अक़लियत की अच्छी खासी आबादी है पूरे उदयपुर शहर में, आसपास में, और हमारा अच्छा सद्भावना भी यहाँ पे कायम है, दायम है। बरसों से यहाँ मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत में हल्दी घाटी युद्ध में भी हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप साहब के सेनापति थे और एक युद्ध लड़े थे, और हम भी आज उसी गंगा जमनी तहज़ीब से चल रहे हैं। अक़लियत की यहाँ बहुत समस्याएं हैं। यहाँ सबसे पहले तालीम की बहुत कमी है। एजुकेशन में आज अंजुमन तालीम इस्लाम एक 1901 का इदारा है, वहाँ पे स्कूल चलता है लेकिन स्कूल से हम उसको आगे ले नहीं पाए क्योंकि हमारी सरकार से बहुत मांगे करी लेकिन सरकार ने हमें आज दिन तक दिया नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें दें, जैसे स्किल डेवलपमेंट का केंद्र सरकार का एक चल रहा है, उसके लिए हमें कुछ मिले। ITI की एक स्थापना हो जाए, अल्पसंख्यक के लिए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो जाए। साहब आपसे अभी हमारी चर्चा भी हो रही थी, बहुत सारी बातें बता रहे थे आप। तालीम को लेकर हम बात करें उदयपुर शहर में तो तालीम को लेकर कैसे हालात? तालीम का जहाँ तक सवाल है तो उदयपुर में पुरानी एक ही संस्था है अंजुमन तालीमुल इस्लाम। बाकी आज की तारीख में तो फिर भी जगह जगह महल्लों में स्कूल खुले हुए हैं जो इंग्लिश मीडियम के नाम से चल रहे हैं, और यहाँ दूसरी जगह के बनिस्बत यहाँ तालीम का परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों में तालीम की बहुत कमी है, यहाँ उदयपुर में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको हर घर में बच्चा आपको पढ़ता हुआ मिलेगा, चाहे स्कूलों में पढ़ रहा हो चाहे मदरसों में पढ़ रहा हो, क्योंकि मदरसा बोर्ड के स्कूल भी जो हैं वो यहाँ खुले हुए हैं। क्या मसले लगते हैं आपको जिन पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो क्या लगता है आपको किन चीज़ों के ऊपर काम किए जाने चाहिए? काम करने के लिए तो हकीकतन तो ये है कि यहाँ जो मुस्लिम आबादी है वो 40,000 से ऊपर वोटर हैं खाली कुल आबादी का। कुल आबादी का। इसके बावजूद आज दिन तक एक बार भी किसी भी मुस्लिम को ना शहर अध्यक्ष बनाया गया, ना UIT चेयरमैन बनाया गया। ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व है, मदरसा बोर्ड, हज हाउस, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त निगम, किसी एक में आज दिन तक किसी को चेयरमैन बनाना तो दूर की बात है, आज दिन तक किसी एक को बोर्ड का मेंबर तक नहीं बनाया। क्या लगता है क्या वजह है इसकी? सर, जो हमारे लोकल लीडर हैं, उदयपुर के 2-3 लोकल लीडर हैं, वो नहीं चाहती है लोकल कि कोई मुस्लिम जो है निकल के आवे, क्योंकि वो कल दावा कर देगा वो आज निकल के आएगा तो वोट क्या निकलेगा। आप बताइए क्या लगता है आपको किस तरह के मसले मसाइल हैं? उदयपुर में करीब 60 वार्ड हैं। 60 वार्डों में करीब कांग्रेस के मुस्लिम 16, 18, 20 मेंबर आते हैं नगर पालिका में, लेकिन उन 20 मेंबरों को होते हुए भी यहाँ कांग्रेस इसी वजह से यहाँ
जीतती है और इसी वजह से ये नाम आया है कि मुसलमान या कांग्रेस का नाम है। तो यहाँ कोई ऐसा मंत्री, ये अभी भाई साहब ने कहा कि ना तो कोई मंत्री बनाते हैं ना कोई पद देते हैं, ये हक बात है। आपसे जानना चाहूँगा मैं चीज़ कि जिस तरीके से अभी बात हो रही है राजनीतिक जो मामले हैं उनको लेकर के, हम बात की जाए बुनियादी सहूलियतों की, तो पानी, बिजली, सड़क, तालीम, इनको लेकर क्या हालात है? क्या लगता है इन पे काम किया जाना चाहिए या काम हो पा रहा है? जिससे वॉल सिटी के अंदर तो अभी स्मार्ट सिटी आ गई है, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा काम हमारे यहाँ हेल्थ का, अभी किसी मुस्लिम मोहल्ले के अंदर एक भी डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे। जो जनता क्लिनिक अशोक जी ने भी करा था घोषणा, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं आया है उदयपुर में किसी मुस्लिम मोहल्ले में। आसपास खुल चुकी है एक तो एक, और एक हमारे यहाँ सेक्टर 11 में कब्रिस्तान है, उसके यहाँ रोड नहीं है बिल्कुल। पहले रेलवे का केस चलता था, रेलवे उसको जीत चुकी है, लेकिन हमने कई बार राज्य सरकार से भी लेटर लिख के दिया है और कलेक्टर साहब को भी दिया है, लेकिन उसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हम तो ये चाहते हैं कि एक रोड बने कब्रिस्तान में रोड बने। आप बताइए साहब कि किस तरह का, जिस तरीके से उन्होंने बताया पानी, बिजली, सड़क को लेकर के इतना नहीं है, लेकिन इन्होंने दो इश्यूज़ उठाए। एक सरकारी डिस्पेंसरी का इशू उठाया, कब्रिस्तान की सड़क का लेकर के इशू उठाया। तो आपको लगता है कि कुछ उस तरह के और काम होने चाहिए? और क्या लगता है कि वाकई में जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वो स्मार्ट सिटी में आ चुके हैं या उसमें अभी काम होना अभी बाकी है? हालात तो इतने बदतर हैं कि कभी सुधरने वाले नहीं है। आज हमारे पास कोई नेता ही नहीं है उदयपुर शहर में जो हमारे हालात को देख के आगे बता सके। सबसे बड़ी बात यही हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं, यही सरकार से मांग है कि जिस तरीके से आप मुस्लिम को काम में ले रहे हैं, जिस तरह से उनके वोट आप ले रहे हैं, उनके वोटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके वोटों को फ़ायदा भी उन तक पहुंचना चाहिए। आज तक मुझे नहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी बनी है तो किसी को फ़ायदा हुआ है या कुछ हुआ है। सड़कें वैसी टूटी हुई है, नगर निगम वैसे ही अपना काम अधूरा छोड़ देता है। और डिस्पेंसरी के जहाँ तक सवाल है, कुछ डिस्पेंसरियाँ यहाँ गवर्नमेंट की है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक डिस्पेंसरी जो मुस्लिम मोहल्ले बड़े हैं, सिलाटवाड़ी है, खांजीपीर है, अलीपुरा है, इस तरीके के बड़े मोहल्ला तलाई है, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी बने जिससे मुस्लिम्स को इजी वे में अपना प्रोसेस से अपने मेडिकल सुविधा मिल पाए। तो मैं तो यही मांग करूँगा और यही मेरा कहना है कि उदयपुर शहर आने वाले दिनों में अपना एक एमएलए देखे ताकि आवाम को हम उससे फ़ायदा पहुँचा सकें। हम अब किसी गुलामी नहीं करना चाहते हैं, मुसलमान भी आगे बढ़ने का हक रखता है। बिल्कुल, भाई ने बहुत अच्छे दो इश्यूज़ उठाए, उनके साथ में लोग हैं उनसे भी बात करते रहेंगे। दो तीन चीज़ें इश्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों के साथ में, और ये रेगुलर होना चाहिए उदयपुर की आवाम के साथ में। एक बड़ा जो इशू उठाया है वो ये है कि यहाँ की आवाम चाहती है कि मुस्लिम चेहरा निकल कर आए उदयपुर शहर से और वो यहाँ पर एमएलए के लिए दावेदारी करे, और कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं इतने सालों से, तो उनको दावेदारी का मौका मिला जाए। आपसे जानना चाहूँगा साहब मैं कि क्योंकि बात जब की जाती है अक़लियत आबादी की, तो उदयपुर में ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं है, तालीम भी अच्छी खासी है, लेकिन किन पहलुओं पर आपको लगता है कि काम होना चाहिए वाकई में, जिससे कि अक़लियत आबादी का जो अधूरी आस है वो पूरी हो सके? आज हालत ये है कि मुसलमानों की कोई सुनने को तैयार नहीं है, सबको अपने अपने हाल पे छोड़ रखा है। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं इन्होंने काफ़ी कांग्रेस के लिए काम किया हुआ है, लेकिन किसी को भी वक्त पड़े किसी को कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबकी मन में दुख है इस बात का कि पार्टी के लिए काम करते हैं, 5 साल चुनाव आता है तब याद करते हैं, उसके बाद किसी को कहीं किसी के नेता के घर पे एंट्री तक भी नहीं है। ये बड़ी बदनसीबी की बात है। और मैं उदयपुर आया, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग ली, थोड़ा रिसर्च किया, पता किया, तो मुझे मालूम चला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पे वक्फ संपत्तियाँ हैं। अगर उनकी भलाई हो जाए और उनको लेकर के अच्छे से काम हो जाए तो अक़लियत आबादियों का जो एक बड़ा इशू रहता है रोज़गार का, वो ख़त्म हो जाए। तो वक्फ संपत्तियों को लेकर जब बात की जाती है तो उदयपुर में एक अच्छा खासा हब है, अगर उनको लेकर ढंग से काम किया जाए तो एक रोज़गार पैदा होता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उदयपुर शहर में वक्फ जायदाद इतनी है कि अगर वक्फ जायदाद का सही इस्तेमाल होना तो हमारे जो नौजवान लोग हैं उन्हें रोज़गार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों ने कई कब्रिस्तानों पे कब्जा कर रखा है, कुछ लोग, पुरानी कमेटियां हटती नहीं हैं, सही मायने में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो कौम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुस्लिम बहुत परेशान है हर इशू को लेके, वोट दे देते हैं। हम लोग सब जो जितने भी बैठे हैं कांग्रेस के करीब करीब यहाँ वोट मांगने जाते हैं, लोग हमारे कहने से भी देते हैं, कांग्रेस को तो देते ही हैं वो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनने के बाद वो सरकार झांकना तो दूर,
हम हमारी तरफ नहीं देखती है। आम मोहल्लों की तो अलग बात है, अगर वो कार्यकर्ता की तरफ भी देखेगी तो कार्यकर्ता उनसे बात कर सकता है, कोई हमारे यहाँ ये परेशानी, लेकिन वो कार्यकर्ता को और किसी को नहीं गांठते हैं। उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे यहाँ के जो लोकल बड़े लीडर हैं, चाहे वो कितने ही बड़ा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, CWC हो, कोई भी हो, उनका फ़र्ज है ये। जब वो वोट मांगने आते हैं तो हमारी मस्जिदों में आते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत के जाते हैं तो मोहल्ला तो देखना दूर, हमको भी नहीं देखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है लगातार कार्यक्रम में। खास हमारी पेशकश है अधूरी आस उदयपुर में। फ़िलहाल वक्त तो चला है एक वक्फे का, वक्फे के बाद भी बात करते रहेंगे क्योंकि उदयपुर की खास आवाम हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, जल्द आते हैं वापस। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाज़रीन। अधूरी आस की खास पेशकश में बात कर रहे हैं उदयपुर की, और जब बात की जाती है उदयपुर की तो ये झीलों की नगरी है और बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर के कुछ खास चेहरे जिनका खास इम्पोर्टेंस है यहाँ की राजनीति में भी और बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब भी खास है, और इसके साथ ही इससे पहले वक्फे से पहले हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग इश्यूज़ की, अलग अलग मसलों की, अलग अलग मसाइलों की, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी। बात की हमने वक्फ की, वक्फ संपत्तियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पर, उसी से शुरू करते हैं वापस से। तो भाई आप बताइए, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे, आपको एक बार फिर से बता दूँ मैं, अंजुमन के लोग हैं, मुस्लिम मुसाफिर खाने से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। भाई आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप बताइए क्या मसले और क्या मसाइल लगता है आपको यहाँ पे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका उदयपुर शहर में मुस्लिम आवाम और पूरे उदयपुर की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात, आज जो आपके प्रोग्राम का एक नाम है अधूरी आस, ये अपने आप में एक सबूत है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की आस वाकई में अधूरी रह गई है। ये सवाल कहीं अब उठता नहीं है कि मुसलमानों के वादे पूरे नहीं हुए या उनके कहीं सपने अधूरे रह गए। ये प्रोग्राम अपने आप में एक सबूत है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है और किया जा रहा है। बात रही वक्फ संपत्ति की, तो उदयपुर एक बहुत बड़ा वक्फ समिति का मैं मरकज़ मानता हूँ, लेकिन हाल ही में जिस तरह से वक्फ संपत्तियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन पर जो कब्ज़े हैं, मैं एज ए यूथ अगर मानूँ तो अगर उन कब्ज़ों को हटा के और सरकार अगर वाकई में उन संपत्तियों को ढंग से चलाए, तो जिस तरीके से अभी बेरोज़गारी की दर जो देश में अभी तक की सबसे हाईएस्ट है, वो कहीं ना कहीं कम होने की कवायद 101% होनी है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से और जितने मेरे मौतबरान यहाँ बैठे हैं, यही गुजारिश है कि कोई ना कोई सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिनसे कि मुस्लिम कौम का आने वाले वक्त में जो इस तरीके से नज़रअंदाज अब तक किया गया वो ना हो, जिससे कि, क्योंकि अगर मैं आज अपने आप को इन बुज़ुर्गों में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा भी कल को यही हाल होगा कि हम सिर्फ पार्टी के लिए दौड़ेंगे और जाज़म उठाएंगे। लेकिन अब चेंज आ चुका है, उदयपुर का मुस्लिम यूथ बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है, वो जानते हैं कि कहाँ हमारा हक मिल जाएगा और कहाँ हमें लेना पड़ेगा। तो जहाँ मिल जाएगा वो तो मिल ही रहा है, लेकिन अब लेना जान गया है, और उदयपुर का मुस्लिम यूथ अब बहुत अच्छी तरीके से जागरूक है, और आपने इस प्रोग्राम का रखा, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। धन्यवाद। कहना चाहेंगे साहब कि जब बात की जाती है तालीम की तो उदयपुर का नाम भी आता है, तो क्या लगता है कि अभी जो युवा आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो तालीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? ज़रूरत है अभी कुछ? हमारे यहाँ पे मुस्लिम के स्कूल और कॉलेज बहुत ही कम तादाद में है, बच्चे पढ़ने के लिए पूरे, पर सरकार की तरफ से कोई भी योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता होता है। आज की तादाद में हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, मुस्लिम समाज की, वो आगे भी बढ़ रही है, पर उनको आगे जाके स्कूल लेवल के बाद में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, और सरकार के द्वारा भी हमें कई चक्कर लगाना पड़ते हैं, जिससे उनको पूरा लाभ नहीं मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके भविष्य के सुधारने के लिए सरकार आगे से आगे आए और इसके लिए इंतजाम करें। शुक्रिया। इंतज़ाम किया जाएगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इसलिए अधूरी आज की टीम यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी बात को सरकार तक पहुँचाए, हुकूमत तक पहुँचाए। आप बताइए साहब, किस तरह से आपको लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या और ऐसे मसले हैं जिनको उठाया जाना चाहिए, जिन पे काम किया जाना चाहिए? मसले तो ये है कि सबसे पहले तो जितने भी हमारे जो लोकल लीडर होता है ना कांग्रेस का, वो क्या आपस में एक नहीं है। जब तक एक हो के एक समस्या लेके किसी के पास जाएगी नहीं ना, जब तक वो हल नहीं हो सकती है। ना तो हमारे यहाँ पे कॉलेज है, ना हमारे यहाँ पे स्कूल है मुसलमानों के, कुछ भी नहीं है। अगली बार इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि हम किसी एमएलए का नाम घोषित करेंगे इंशाल्लाह।
ताकि वो आगे जाके कुछ ना कुछ काम करे। हार जीत अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल कोशिश ये है कि हम एक आदमी को कम से कम जाके उसका नाम आगे देंगे और उसी को वोट करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे शाहिद भाई आप? देखिए, यहाँ पे काफ़ी सीनियर लीडर्स मेरे मौजूद हैं, इनके सामने मैंने सीखा है बहुत कुछ। और इनकी जो बातें हैं, लीडरशिप हमारी जो कांग्रेस की हो या सियासी जो लीडरशिप है हमारी, वो काफ़ी सक्षम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे यहाँ होने के बावजूद 95% वोटिंग थंपिंग मुस्लिम जो कौम करने के बावजूद हमारी हालत जस की तस है। पिछले 30-40 सालों में जो भी अचीवमेंट हुए हैं इस कौम के, वो इंडिविजुअल हुए हैं, अपने लेवल पे लोगों ने किए हैं। सियासी लीडरशिप की तरफ से हमें कुछ भी अता नहीं किया गया। हम अभी तक उनका ही मुंह देखते हैं। और बुनियादी जो सवाल हमारे हैं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स, इन पर हम अगर बात करते हैं हमारी सियासी लीडरशिप से, तो वो हमको बांट देते हैं, इस मुद्दे को हटा देते हैं तुम्हारे सामने से। हम कामयाबी तरफ जाना चाहते हैं, वो हमको हटा देते हैं वहाँ से। तो बात की जाती है जब बुनियादी सहूलियतों की, तो बुनियादी सहूलियतें जो हम जितना हम समझ चुके हैं, बात कर पा रहे हैं, पानी, बिजली, सड़क, उनको लेकर ही काफ़ी सारे मसले निकल कर आ रहे हैं। तो जो दूसरी चीज़ें होती है, रोज़गार, उस पर उसका असर होता है सीधा सीधा। तो रोज़गार में पीछे जा रहा है। तो क्या लगता है किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे रोज़गार बढ़े, किस तरह की और चीज़ें होनी चाहिए जिससे यहाँ का जो आवाम है, जो मुस्लिम आबादी है? जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अभी हमारे सभी दोस्तों ने कहा कि उदयपुर में मुस्लिम समाज राजनीति में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। रहा सवाल डेवलपमेंट का, इस स्मार्ट सिटी के नाम से इस शहर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। कहीं कोई मतलब कहीं भी चले जाएं आप, आपने देखा भी होगा शहर में किस तरह से मुस्लिम मोहल्लों को वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, गिर के मर रहे हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही है। भाजपा का जो बोर्ड है पिछले 30 सालों से नगर निगम में, वो मुस्लिम मोहल्लों की अनदेखी करता है। इसलिए करता है कि आप उनको वोट नहीं देते हैं। आपके पास में कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है ना, क्योंकि आप वोट डाल रहे हो कांग्रेस को, जीत के आ रही है बीजेपी वाले को पता है आप लोग वोट दोगे नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा एक कॉम्बिनेशन पैदा हो रहा है इतने सालों से कि उसकी वजह से आपको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अगर आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस को आप वोट नहीं दोगे, तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट क्या है फिर? सर बिल्कुल, आने वाले चुनाव में AIM वो आ रही है, आप पार्टी आ रही है, दूसरी जो पार्टियाँ हैं जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली, हमारी एक मजबूरी है सर कि कांग्रेस एक पार्टी, इसलिए खुला मन से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेके चलती है। रहा सवाल गवर्नमेंट की जो योजना है, तालीम की हमारे यहाँ कमी है, ये बिल्कुल खुला रूप से कहना चाहता हूँ। इस कौम के एक जनरल आदमी को ये पता नहीं कि सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है। सरकार सारे काम ब्यूरोक्रेसी से कराती है, ये आपको पता है। वो ब्यूरोक्रेसी से होने के कारण आम पब्लिक तक और ख़ास तौर से मुस्लिम आवाम तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं कि सरकार ने क्या फैसिलिटीज़ दे रखी है। छात्रवृत्ति को ले लीजिए, किस तरह से मुस्लिम बच्चे परेशान हो रहे हैं। रोज़गारी के नाम पे आप नौकरी को तो छोड़ दीजिए, नौकरी में तो ये है कि इस मौके पर ख़ास तौर से आपसे मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से कोचिंग क्लासेस, IAS, IPS, RS और जितने ये कंपटीशन के कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़, उनमें सरकार को सबसे बड़ा चाहिए कि मुस्लिमों के लिए कोचिंग लगाएं और वहाँ से उन बच्चों को आगे तालीम के लिए तरजीह दी जाए, ताकि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कभी नहीं मांग की मुस्लिम ने, ये कहीं धरने पे प्रदर्शन में नहीं बैठे हैं। और आज कर्नाटक में, केरल में जिस तरह से दिया गया है रिजर्वेशन मुस्लिम आवाम को, तालीम में, नौकरी में, सब में, हमारी गुजारिश है कि कांग्रेस की यहाँ सरकार है तो माइनॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल खुले रूप से, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ का मतलब मुस्लिम। आप बताइए क्या कंक्लूजन, क्या कहते हैं आप? मुस्लिमों के लिए सोचा जाना चाहिए और जो चीज़ें उनको नहीं दी गई वो दी जानी चाहिए। आप बताइए, आपसे बात नहीं हो पाई थी? बिल्कुल आज़ादी से पहले जब यह राजा महाराजा शासन था, तब हमारे जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है बड़े अच्छी पोस्टों पे थे, और जो वक्फ संपत्ति आज सारी है वो करीब करीब उन्हीं की देन है। इन 70 सालों में आज़ादी के बाद हम जो पिछड़ गए हैं, उसमें एक बड़ा कारण अशिक्षा का रहा है। तो अब चूंकि हम लोगों में शिक्षा भी आई है, तो हम अपना अधिकार लेना जानते हैं और हम अधिकार अपना लेके रहेंगे। बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने, बहुत बढ़िया बात बोली। अगर वो अधिकार इस तरीके से लेंगे तो आप बिल्कुल तरक्की करेंगे, और ये दिखने वाली बात है। आप बताइए साहब। अधिकार तो हमें लेने ही होंगे, आज नहीं आने वाली पीढ़ियों को हमें सुरक्षित रखना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमारी बातों को सुने, उस पर गौर करे। कहीं ऐसा नहीं हो कि चिड़िया खेत चुग जाए और आप देखते रहें। तो हम एक
गुजारिश और है मेरी, एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं, तो उनको जितना समर्थन आज अल्पसंख्यक समुदाय से मिल रहा है, तो उसी को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा आपकी सक्सेस रहे और सफल रहे। उसी के साथ हम ये चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यक के दिल ना तोड़ें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप बताइए। अल्पसंख्यक में शिक्षा का स्तर जो अभी निम्न है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो लोगों को पता ही नहीं है कि अल्पसंख्यक के लिए क्या योजनाएं चल रही है। तो हमारे जितने भी नेता हैं इनको चाहिए कि सारी योजनाएं जो है आम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं, काफ़ी योजना निकलती है और लोगों को पता ही नहीं है, उनके फॉर्म भरे ही नहीं जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, क्योंकि इस चीज़ की जरूरत ज़रूरत, योजनाएं धरातल पर पहुंचे, धरातल पे पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और कई बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि हम अलग अलग मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितनी सारी योजनाएं हैं जो हुकूमत की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल तक बात पहुँच नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आप बताइए साहब कि आपको क्या लगता है, क्या जो पूरी चर्चा हुई उसको लेकर के किन चीज़ों पर अहम रूप से काम होना चाहिए? जो मुस्लिम के जो बच्चा बच्ची हैं उनके हाई एजुकेशन के लिए थोड़ा ध्यान दे सरकार, क्योंकि वो आगे प्रमोट होंगे। एजुकेशन ही बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, हम उसी से पिछड़ रहे हैं। हमारे बच्चे अगर आगे अच्छे पढ़ेंगे तो हमें कोई पिछड़ने की और पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, आप बताइए साहब। अभी जो माहौल में जो एजुकेशन पे जो डिस्कशन किया गया है, मेरी जो ओपिनियन है ये कि हमें भी एक तरह से एक आरक्षण दिया जाए। आज वास्तव में हम लोग शिक्षा में कम है, लेकिन आज हमारे बच्चे बहुत सारे ग्रेजुएशन भी बहुत है, MBBS भी, इंजीनियर सब भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन उनको आगे प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट जॉब में और इसके तरीके में, तो उससे क्या है कि समाज का स्तर वैसे भी बढ़ेगा और काफ़ी हद तक समाज से आगे जा सकता है। किन किन पॉइंट्स पे आपको लगता है ज़्यादा काम होना चाहिए? हमें मेन वक्फ पे और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे ताकि मुस्लिम कौम को थोड़ा आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ है। जी साहब, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुसलमान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस। इसके लिए जितने भी नुमाइंदे हैं कौम के, बड़े बुज़ुर्ग, उन सबको कौम की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना होगा, एजुकेशन को आम करना होगा। और जब तक मुसलमान की फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है। मैं मेरे कौम की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ सैयदना साहब ने कर्ज़ा हसाना की स्कीम चला रखी है, जिसमें बिजनेस के लिए पैसे दिए जाते बिना इंटरेस्ट के, गारंटी हम लोग देते हैं। सब लोग समाज में एक बार पूरे दिन, पूरी दुनिया में हम लोग एक जैसा खाना खाते हैं, सबको समाज की तरफ से टिफ़िन आता है, ना छोटा ना बड़ा, जिसको जो कंट्रीब्यूशन करना करो। तो आज आप देखिए, और 100% मेरी कौम के अंदर एजुकेशन है। बोरा कौम सबको आपको अलग नज़र आती है, हम भी मुसलमान का वही तबका है। आप में और हमारे में फ़र्क नज़र, उसकी वजह यही है कि हमारे जो रहनुमा हैं उन्होंने कौम को बांध के रखा है। छोटे से छोटा बंदा समाज का और बड़े से बड़ा सबको एक लाइन में किया हुआ है। मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि मुसलमान में अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। तो देखिए, आज की खास चर्चा के अंदर बहुत सारी बात निकल कर आई। उदयपुर शहर है ये, और उदयपुर शहर के खास मौजूद लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। इन्होंने बहुत सारी बातें हमें समझाई, हमें बताई और हमें दिखाई। उदयपुर शहर में जब हम खुद भी घूमने निकले तो हमने एक चीज़ ध्यान से देखा, क्योंकि स्मार्ट सिटी कहलाई जाती है उदयपुर नगरी, लेकिन जब उदयपुर नगरी के आप अक़लियत आबादी वाले इलाकों में जाओगे तो आपको वहाँ पर स्मार्ट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इनका कहना है कि आज भी बुनियादी सहूलियतों को लेकर के ये लोग परेशान हैं और ज़रूरत है हुकूमत को कि इस और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तालीम को लेकर बहुत सारा काम किया जाना बेहद ज़रूरी है, और उसी के साथ में हुकूमत से इनकी बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारी मांग है। कहना है कि हम दौरे रियासत से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जुड़े हुए हैं उस तरह से हमें जो मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं मिल पा रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े खफा हैं। ज़रूरत है हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर के अक़लियत आबादी की तरफ ध्यान दें ताकि उनकी अधूरी आस पूरी हो सके।